to all of you. I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today I will discuss Central Civil Services CCA Rules 1965, Classification Control and Appeal Rules 1965. It is part 10. Uh, Definitely this part would be interesting one. In this part I will discuss procedure for imposing minor penalties. यदि माइनर पेनल्टीज इम्पोज होता है तो क्या प्रोसीज्यूर है, ठीक है। और रूल 17 में कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, सो बोथ द रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन. So my friends, please listen the video till the end. Definitely you can get complete information, and definitely the session would be interesting one. But please subscribe my channel, share my channel, and like my channel, so that you can get notification, and also share my channel to your friends so that they can subscribe my channel, and also they can get quality videos related to the government rules. So here you see a disciplinary hearing or disciplinary proceeding in civil services. It is a very important part. So my friends, you see my channel name Asit Government Rule Guru. Let's compete. So subscribe, like, and share my channel. Please subscribe my channel and join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any query is there, you contact with me and clear your doubt. So today I will discuss two very important rules related to the CCA rules 1965. So first one I will discuss rule 16. It is procedure for imposing minor penalties. आप रूल 14 में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. रूल 14 में जो प्रोसीज्योर था वो मेजर पेनल्टीज के ऊपर था, मगर ये जो रूल 16 में आज मैं डिस्कस करूंगा, इट इज रिलेटेड टू द प्रोसीज्योर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज. फर्स्ट वन यू सी, it is the core procedure. Before any minor penalty is imposed, the following 5 steps are mandatory. फर्स्ट वन नोटिस ऑफ इम्प्यूटेशन. मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ. जो चार्ज ऑफिसर है उसके ऊपर जो चार्ज लगा है, बेसिकली ड्यू टू द मिसकंडक्ट, जो भी मिसकंडक्ट लगा है उसी रिलेटेड में एक नोटिस दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को. सो वन नोटिस एक्चुअली इशू बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू द चार्ज ऑफिसर इन रिगार्डिंग टू द मिसकंडक्ट, राइट. तो जो भी चार्ज लगा है उसी रिलेटेड नोटिस भेजा जाएगा. तो वो नोटिस का जवाब चार्ज ऑफिसर एक्चुअली नॉर्मली 15 डेज के अंदर देगा. सो द चार्ज ऑफिसर मस्ट गिव डिफेंस ऑफ स्टेटमेंट विद इन 15 डेज. अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वो 15 डेज एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं. एक्सटेंड हो सकता है अप टू 45 डेज, नॉट मोर देन दैट. मगर जैसे फर्स्ट 15 डेज के अंदर जवाब देना है. यदि कुछ ऐसा सर्कमस्टांस है और कुछ रीजन, ऑथेंटिक रीजन आपको देना है, ओके, द चार्ज ऑफिसर मस्ट गिव द ऑथेंटिक रीजन कि ड्यू टू दिस सर्कमस्टांस आई कुड नॉट सबमिट माई डिफेंस स्टेटमेंट और माई रिप्रेजेंटेशन इन रिगार्डिंग टू द मिसकंडक्ट नोटिस. तो ऐसे एक्सटेंड होकर अब मैक्सिमम 45 डेज तक जाएगा. मगर नॉर्मली जब चार्ज ऑफिसर मिसकंडक्ट रिलेटेड नोटिस इशू उसको रिसीव करता है तो उसका 15 डेज के अंदर वो जवाब देगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 45 डेज. तो वही है नोटिस ऑफ इम्प्यूटेशन. द एम्प्लॉई मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग of the proposal to take action and the specific details of imputations of their misconduct. They must give a reasonable opportunity to submit a written reply. मैं अभी बताया, टाइमलाइन भी बताया. तो वही है नोटिस ऑफ इम्प्यूटेशन स्टेटमेंट के हिसाब से आर्टिकल ऑफ चार्जेस कि ये चार्जेस आपके ऊपर लगा है, तो आपको जवाब 15 डेज के अंदर देना है, और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 45 डेज. ठीक है. तो वो उसको डिफेंस स्टेटमेंट बोलते हैं. जब ये मिसकंडक्ट नोटिस जाएगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है उसी रिलेटेड में चार्ज ऑफिसर को उसको डिफेंड करने के लिए उसका स्टेटमेंट देना होगा. ठीक है. तो ये फर्स्ट है. सेकेंड वन डिस्क्रिशनरी इंक्वायरी, उसको भी मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा. डिस्क्रिशनरी इंक्वायरी एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है. एक्चुअली माइनर पेनल्टी रिलेटेड मैटर में तो एक कंप्लीट फॉर्मल इंक्वायरी नहीं होता है. बेसिकली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन मिलता है, एविडेंस मिलता है,
और उसमें नॉर्मली फॉर्मल इंक्वायरी, कंप्लीट इंक्वायरी नहीं होता है, ठीक है। मगर इसमें है यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटेक्ट करता है कि जो चार्जेस लगा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कि कोई सपोज जो एविडेंसेस कलेक्ट हुआ है उसको प्रॉपरली एग्जामाइन होना चाहिए वो एविडेंस को, और बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर में फॉर्मल इंक्वायरी होगा। नहीं तो बेसिकली माइनर पेनल्टी मैटर में फॉर्मल इंक्वायरी नहीं होता है, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें एविडेंस कलेक्ट होता है और चार्ज ऑफिसर को मिसकंडक्ट नोटिस दिया जाता है और वो उसका रिटन स्टेटमेंट देता है, ठीक है। मगर डिस्क्रिशनरी इंक्वायरी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो फॉर्मल इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्मल इंक्वायरी लाइक दोज फॉर मेजर पेनल्टीज में आप जानते हो तो वो कंप्लीट इंक्वायरी होता है, तो उस तरीके से हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी में बताया, माइनर पेनल्टीज में मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि कंप्लीट इंक्वायरी करना, ठीक है। हाउएवर the disciplinary authority can choose to hold one if they feel the facts are too complex to decide via written letter alone। तो उसमें मैं डिटेल्स इसके बाद बताऊंगा। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज सर्टेन डिस्क्रिशन to it means give notice for formal inquiry, complete inquiry, but minor penalty case there is no need of complete inquiry। तो मैं अभी बताया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करना है और जो मिसकंडक्ट नोटिस दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को वो उसका रिटन स्टेटमेंट दे देगा और उसको एनालाइज किया जाएगा और इट मीन्स उसी रिलेटेड में माइनर पेनल्टी इंपोज होता है। मगर यदि केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर्मल इंक्वायरी डिक्लेयर करता है। तो उसके ऊपर थोड़ा आप देख लीजिए क्लियरली, डिस्क्रिशनरी इंक्वायरी फॉर माइनर पेनल्टीज। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कभी कभी क्वेश्चन आप पूछते हो कि माइनर पेनल्टी रिलेटेड में क्या कंप्लीट इंक्वायरी हो सकता है, क्या एक फॉर्मल कंप्लीट फॉर्मल इंक्वायरी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मगर मेजॉरिटी टाइम इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट फॉर्मल इंक्वायरी, टू कंडक्ट कंप्लीट इंक्वायरी। तो फॉर माइनर पेनल्टीज ए फुल फॉर्मल इंक्वायरी इज नॉट कंपल्सरी। नॉर्मली द केस इज डिसाइडेड बेस्ड अपन एम्प्लॉय का रिटन एक्सप्लेनेशन है। मैं अभी बताया था जब मिसकंडक्ट नोटिस मिलेगा तो चार्ज ऑफिसर को वो उसका रिटन स्टेटमेंट देगा, उसको चेक करना है जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, ओके। हाउएवर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज द डिस्क्रिशन चॉइस टू ऑर्डर ए फॉर्मल इंक्वायरी लाइक इन मेजर पेनल्टी इफ नीडेड। तो रिटन एक्सप्लेनेशन है कि जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है कि जो एविडेंस है उसको एनालाइज किया जाएगा और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास स्पेसिफिक पावर है, उसका चॉइस है कि उसके ऊपर कंप्लीट इंक्वायरी होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम देखेंगे कि व्हेन विल डीए मींस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑर्डर एन इंक्वायरी। सपोज आप बोल रहे हो कि माइनर पेनल्टी रिलेटेड में कब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंप्लीट इंक्वायरी डिक्लेयर करेगा, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। फैक्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, यदि फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, जो भी चार्ज लगा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर उसके रिलेटेड में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट मिलता है, एविडेंस को प्रॉपर एग्जामाइन, जो एविडेंस मिला है उसको प्रॉपर एग्जामाइन करना चाहिए, विटनेसेस जैसे 3 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन होता है। तो इट मीन्स प्राइमरी होता है, एक क्रॉस एग्जामिनेशन और एक है री एग्जामिनेशन। तो विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन एटसेट्रा, और डिसीजन कैनॉट बी मेड फेयरली ऑन रिटन रिप्लाई अलोन। तो इसी रिलेटेड में देखिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो फॉर्मल इंक्वायरी डिक्लेयर कर सकता है जब फैक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, कि जो स्टेटमेंट्स मिला है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है और जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है उसको प्रॉपर एग्जामाइन करना चाहिए, उसको प्रॉपर फर्स्ट वन जो है प्राइमरी एग्जामिनेशन की, क्रॉस एग्जामिनेशन की, री एग्जामिनेशन प्रॉपरली करना चाहिए विटनेसेस को। और बाकी जो डिसीजन ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये सोचता है कि ओनली जो रिटन रिप्लाई दे दिया चार्ज ऑफिसर एंड उसी रिलेटेड में एक डिसीजन लेना,
एक माइनर पेनल्टी इंपोज कर देना है, ठीक नहीं है। यहाँ इसी रिलेटेड में कंप्लीट इंक्वायरी होना चाहिए। मगर मेजोरिटी केस में, माइनर पेनल्टी केस में फॉर्मल इंक्वायरी इज नॉट कंपल्सरी वन। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से मैं क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे। कंसिडरेशन है, द अथॉरिटी मस्ट ऑब्जेक्टिवली स्टडी द एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेशन एंड द इंक्वायरी रिपोर्ट इफ वन वाज हेल्ड। तो कंसिडरेशन में क्या है, जैसे एक मिसकंडक्ट नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगा है, तो उसी रिलेटेड में चार्ज ऑफिसर तो वो एक रिप्रेजेंटेशन देगा। रिप्रेजेंटेशन को हम ये भी बोल सकते हैं डिफेंस स्टेटमेंट। ठीक है, और बाकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इनिशियली हुआ था, वो रिपोर्ट में क्या था। ठीक है, और जो चार्ज ऑफिसर जो रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जो रिटन स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है, तो उसी को देखकर एक्चुअली अथॉरिटी डिसाइड करता है। इसी को देखकर अथॉरिटी अल्टीमेटली फाइंडिंग को देख के अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि ये पेनल्टी लगेगा। कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो फॉर्मल इंक्वायरी डिक्लेयर करेगा। कभी कभी कमीशन का कंसल्टेशन है, यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इफ द रूल्स रिक्वायर इट, द यूपीएससी मस्ट बी कंसल्टेड। अच्छा, यूपीएससी केस में यदि होता है, सभी टाइम में नहीं, यदि यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन किया जाता है और यूपीएससी जो एडवाइस देगा, जब यूपीएससी एडवाइस दे देगा, जो भी एडवाइस यूपीएससी दिया उसी एडवाइस को इन्फॉर्म किया जाएगा इमीडिएटली। इट मींस चार्ज ऑफिसर को दे दिया जाएगा कि इसी मैटर में एक्चुअली यूपीएससी का हेल्प लिया गया था और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइस है, तो आप उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो जब वो जो यूपीएससी जो एडवाइस दिया है उसी रिलेटेड रिपोर्ट जब चार्ज ऑफिसर रिसीव करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसका जवाब वो 15 डेज के अंदर देगा। ठीक है, इफ द यूपीएससी गिव्स एडवाइस, a copy must be given to the employee means the charge officer, and they get 15 days to comment on that advice। याद रखिए। अच्छा, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या एवरी मैटर में यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन किया जाता है? ऐसा नहीं है। कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सोचता है कि ये मैटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट किया जाएगा और एडवाइस लेना जरूरी है। ओके, so disciplinary authority think that suppose in this matter UPSC should be consulted and advice of the UPSC is necessary one। तो उस केस में जब यूपीएससी एडवाइस देता है तो उसी का रिलेटेड कॉपी चार्ज ऑफिसर को भेजा जाएगा, और चार्ज ऑफिसर जब कॉपी रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा रिलेटेड टू द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। समझ में आ गया? Then final finding, then after that the authority must record a specific finding guilty or not guilty on every single charge or allegation made। तो ये different actually जो 5 stages है माइनर पेनल्टी में, ये 5 स्टेजेस है। फर्स्ट, इंप्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, एक मिसकंडक्ट नोटिस भेजा जाएगा और चार्ज ऑफिसर से कलेक्ट किया जाएगा कि आप आपका स्टेटमेंट दे दो, रिटन स्टेटमेंट, रिटन डिफेंस स्टेटमेंट। सेकेंड है डिस्क्रिशनरी पावर है, जो डिस्क्रिशनरी पावर में एक्चुअली कंप्लीट इंक्वायरी होगा कि नहीं, मगर कंप्लीट इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं है माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग में। ठीक है, थर्ड वन क्या था? कंसिडरेशन। वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज ऑफिसर का रिटन स्टेटमेंट को देखेगा। ठीक है, यहां पर मैं बता दिया था, रिटन स्टेटमेंट को चेक करेगा और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हुआ था, उसका रिपोर्ट को भी जांच करेगा। नेक्स्ट वन, यदि यूपीएससी के साथ कंसल्ट किया जाता है और वो कुछ एडवाइस देता है, उसका कॉपी चार्ज ऑफिसर को भेजा जाएगा और चार्ज ऑफिसर वो जो कॉपी को रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर वो जवाब देगा। और फाइनल फाइंडिंग, देन आफ्टर दैट अथॉरिटी एक गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है चार्ज ऑफिसर, तो एक फाइंडिंग देता है कि ये सपोज माइनर पेनल्टी लगेगा। मिनिमम माइनर पेनल्टी जो है सेंसियोर है। सेंसियोर एक वन टाइप ऑफ वार्निंग है, मगर ये पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस है, ये 5 स्टेजेस में, मगर याद रखना है जैसे मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग है कंपल्सरी है फॉर्मल इंक्वायरी, कंप्लीट इंक्वायरी, मगर यहां पर सभी समय कंप्लीट इंक्वायरी का जरूरत नहीं है, मगर हो सकता है जब केस कॉम्प्लिकेटेड होता है। मगर मैक्सिमम केस में जब माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग होता है
तब कोई कंप्लीट इंक्वायरी नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, और एक रूल यहां पर देखिए, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, जो रूल 1A, इसको आप देख लीजिए। रूल 1A, द मेजर माइनर एक्सेप्शन, माने मिडिल में ना वो मेजर है ना वो माइनर है। ओके, माइनर पेनल्टीज, डिफरेंट माइनर पेनल्टीज है, डिफरेंट मेजर पेनल्टीज है, मगर ये जो एक्सेप्शनल केस है ना वो माइनर में आएगा ना वो मेजर में आएगा। तो रूल 1A जो 16, इसको याद रखना है। रूल 16 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, एक स्पेशल एक्सेप्शन रूल, ये रूल पोजीशन भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो दिस इज ए क्रिटिकल सेफगार्ड, एन इंक्वायरी मस्ट बी हेल्ड। यहां पर फॉर्मल इंक्वायरी होगा। ओके, द सेम रिगोरस प्रोसेस आज ए मेजर पेनल्टी में, जैसे जो रिगोरस प्रोसेस है, जो डिफरेंट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उसके हिसाब से इंक्वायरी होगा। इवन फॉर ए माइनर पेनल्टी इफ द प्रपोजल इज टू, यदि माइनर पेनल्टी रिलेटेड प्रोसीजर में ये भी हो सकता है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। तो उसमें मैं फर्स्ट चीज बताया कि इसमें जो एक प्रपोजल है कि जो पेनल्टी लगेगा ना वो माइनर में आएगा ना वो मेजर में आएगा, उसका माइनर मेजर के अंदर आएगा। उस केस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सोचता है कि जो फैक्ट है कॉम्प्लिकेटेड है, एविडेंस को प्रॉपरली एग्जामाइन करना चाहिए, जो भी एविडेंस मिला है उसका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपरली होना चाहिए और कंप्लीट इंक्वायरी होना चाहिए। और प्रपोजल ये है, क्या है ना, जो इंक्रीमेंट्स विथहोल्ड होगा, विथहोल्ड इंक्रीमेंट्स इन ए वे दैट रिड्यूसेस द एम्प्लॉइज पेंशन, ऐसे इंक्रीमेंट लगेगा। क्योंकि आप माइनर पेनल्टी में देखा होगा, जो इंक्रीमेंट विथहोल्ड होता है वहां पर एम्प्लॉइज का पेंशन ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट विथहोल्ड होता है वो क्यूमुलेटिव नहीं होता है, वो फिर मिल जाता है फ्यूचर में। मगर यहां पर दे दिया कि जो इंक्रीमेंट विथहोल्ड होगा उसमें आप जो कंसर्न जो चार्ज ऑफिसर का पेंशन रिड्यूस हो सकता है उसके वजह से। विथहोल्ड इंक्रीमेंट्स फॉर मोर देन 3 इयर्स, और विथहोल्ड इंक्रीमेंट्स फॉर मोर देन 3 इयर्स, ये बहुत बड़ा लॉस होता है चार्ज ऑफिसर के लिए, और ये माइनर पेनल्टी में नहीं है। ठीक है। विथहोल्ड इंक्रीमेंट्स विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो ये सब जो है, ये जो प्रपोजल्स है कि कंप्लीट इंक्वायरी होगा और इस तरीके का पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, मगर इसमें क्या है, बड़ा लॉस होगा चार्ज ऑफिसर के ऊपर, मगर ये सब माइनर पेनल्टी में नहीं आता है, ये सब माइनर पेनल्टी में नहीं आता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ना माइनर मेजर, ठीक है, उसका अंदर में आएगा। तो इस तरीके का प्रपोजल यदि होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मन में आता है, तो कंप्लीट इंक्वायरी होगा, फॉर्मल कंप्लीट इंक्वायरी होगा। जैसे आपका रिगोरस इंक्वायरी होता है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो होता है, मेजर पेनल्टी इंपोज करने के लिए जो रिगोरस जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस यहां पर लागू होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। यहां पर रूल 16(2) क्या बोल रहा है, द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अलाउ फॉर फ्यूचर अपील्स, ए फॉर्मल रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन। कभी कभी क्या है, सपोज माइनर पेनल्टी इंपोज हुआ, चार्ज ऑफिसर पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील कर दिया, वो अपेलेट अथॉरिटी के पास गया, तो अपेलेट अथॉरिटी को रिकॉर्ड चाहिए। अपेलेट अथॉरिटी फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को बोलेगा कि आप क्या क्या एविडेंस कलेक्ट किया था और उसका चार्ज ऑफिसर का क्या डिफेंस स्टेटमेंट था, आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। ओके, जो भी माइनर पेनल्टी लगा, तो इमीडिएटली जब माइनर पेनल्टी लगेगा उसका 45 डेज के अंदर अपील कर सकता है। जो अपील जो है, आप जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स है, सीसीए रूल्स 1965, आप रूल 23 देखिए, ये अपील रिलेटेड है। यदि माइनर पेनल्टी इंपोज होने के बाद जब वो कॉपी रिसीव करेगा चार्ज ऑफिसर, उसका 45 डेज के अंदर वो अपील कर सकता है। अपील मीन्स हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर में जो ऑफिसर है, द ऑफिसर हु इज हायर रैंक देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो वो अपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। तो अपेलेट अथॉरिटी डिटेल्स रिकॉर्ड मांग लेगा, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नीड डिटेल्स रिकॉर्ड इन व्हाट वे एक्चुअली माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स एक्चुअली कंक्लूडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड, तो इसीलिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। फर्स्ट वन, इनिशियल प्रपोजल नोटिस में बोला था, जो मिसकंडक्ट का एक नोटिस भेजा जाएगा इनिशियली चार्ज ऑफिसर को कि आपके ऊपर ये
पार्टिकुलर चार्जेस इंपोज हुआ है, और वो उसका स्टेटमेंट देगा। मैं बताया था टाइमलाइन भी, जब वो मिसकंडक्ट नोटिस रिसीव करेगा चार्ज ऑफिसर, वो उसका 15 डेज के अंदर जवाब देगा, और वो एक्सटेंड हो सकता है और मैक्सिमम 45 डेज, मगर उसमें रीजन, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस विथ ऑथेंटिक रीजन देना है। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, एम्प्लॉइज रिटन डिफेंस रिप्रेजेंटेशन, एनी एविडेंस प्रोड्यूस्ड। तो ये डिटेल्स एक्चुअली मेंटेन करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और यदि चार्ज ऑफिसर अपील करता है, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा माइनर पेनल्टी, और उसके अगेंस्ट में वो अपील किया, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास गया, अपीलेट अथॉरिटी डिटेल्स रिकॉर्ड मांग लेगा, तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये सब रिकॉर्ड हैंडओवर करेगा अपीलेट अथॉरिटी को। तो इनिशियल प्रपोजल नोटिस और क्या क्या उसके जो चार्ज ऑफिसर है, जो कंसर्न एम्प्लॉय है, उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगा है, और उसका रिटन डिफेंस, और क्या क्या एविडेंस कलेक्ट किया गया था। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी, ये इफ एन इंक्वायरी वाज हेल्ड मींस जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हुआ था। ठीक है, ये रूल 16(2). तो ये सब रिकॉर्ड को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्चुअली मेंटेन ऑल दीज रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर यूज। इफ एक्चुअली द चार्ज ऑफिसर appeal against the penalty, and then at that time he goes to the appellate authority need records, and appellate authority immediately ask disciplinary authority to submit records। तो disciplinary authority इसीलिए सब रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, और रूल 16(2) रूल पोजीशन को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूपीएससी एडवाइस। यदि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जो एडवाइस लिया गया है, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। और एम्प्लॉय का कमेंट, जैसे यूपीएससी कोई एडवाइस देता है, तो उसका एक कॉपी दे दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, और जब वो कॉपी चार्ज ऑफिसर रिसीव करेगा, उसका 15 डेज के अंदर जो यूपीएससी एडवाइस दिया है उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देगा, उसका कॉपी, द फाइनल फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज, द फाइनल ऑर्डर। तो ये सब डिटेल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेंटेन करके रखेगा फॉर फ्यूचर यूज। डिटेल्स, ये डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पॉइंट वाइज आपको रिमेंबर करना है। ये रूल 16 सबसेक्शन 2 है कि किस तरीके का, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली प्रिजर्व बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर फ्यूचर यूज इफ द चार्ज ऑफिसर goes to the appellate authority, it means for exoneration from the charges। ठीक है, तो ये 16(2) है। नेक्स्ट वन रूल 17 है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। ये रूल पोजीशन को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 17 कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, इसमें क्या है कि फर्स्ट वन, ऑर्डर मस्ट बी इन्फॉर्म, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट कम्युनिकेट इट्स फाइनल ऑर्डर टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये तो वेरी कॉमन चीज है, जो भी फाइनल ऑर्डर है तो उसको तो कम्युनिकेट करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो उसमें क्या है, देखिए मैं डिटेल्स बता देता हूं, आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंक्वायरी अथॉरिटी इंक्वायरी कंप्लीट कर दिया, तो इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट सबमिट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। एक्चुअली रूल है विद इन 6 मंथ्स, विद इन, अच्छा ये जो आप अच्छे से सुनिए, ये जो विद इन 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स कैसे हम काउंट करेंगे ना, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट दिया, हु गिव अपॉइंटमेंट टू द इंक्वायरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसका अपॉइंटमेंट हो गया। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पूरा डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, जब इंक्वायरी अथॉरिटी पूरा डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसका 6 मंथ्स के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, पूरा डिटेल्स इंक्वायरी करके, जो फॉर्मल इंक्वायरी डिटेल्स करके वो सबमिट करेगा। तो कभी कभी बोलते हैं कि इंक्वायरी अथॉरिटी विद इन हाउ मेनी मंथ्स द इंक्वायरी अथॉरिटी हैंड ओवर द रिपोर्ट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, हम बोलते हैं 6 मंथ्स। अरे हम 6 मंथ्स कैसे काउंट करेंगे? तो आपको याद रखना है कि जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को पूरा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द चार्जेस, पूरा डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करेगा, जिस डेट में इंक्वायरी अथॉरिटी पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो भी चार्जेस लगा है रिलेटेड टू द इंक्वायरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसी से 6 मंथ्स के अंदर वो फॉर्मल इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? हाँ, एक्सटेंड हो सकता है अनदर 6 मंथ्स, मगर ऑथेंटिक रीजन देना होगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि इस रीजन के वजह से मैं 6 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहा हूं, और ये सर्कमस्टांस है। ठीक है, यहां पर एक आपका आइडिया हो गया।
तो जब रिपोर्ट दे देगा इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका कॉपी, ठीक है, जो इंक्वायरी का कॉपी किसको हैंड ओवर करेगा? चार्ज ऑफिसर को, जो इंक्वायरी रिपोर्ट बोलते हैं। कॉपी मीन्स यहां पर इंक्वायरी रिपोर्ट IR में लिख दिया। ओके, जब इंक्वायरी अथॉरिटी दे दिया रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट का एक कॉपी चार्ज ऑफिसर को देगा। तो चार्ज ऑफिसर उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देगा। कितने दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा? 15 डेज के अंदर। यहां पर मैं कर दिया ऐसे, रिप्रेजेंटेशन देगा विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। और उसके बाद जब रिप्रेजेंटेशन रिसीव करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, देन उसका फाइनल ऑर्डर जाएगा। फाइनल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा किस पेनल्टी, क्या पेनल्टी इंपोज हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो उसमें मैं आपको पूरा आइडिया दे दिया कि इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कितना मंथ्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा? 6 मंथ्स। और वो 6 मंथ्स कैसे काउंट होगा ना? जब इंक्वायरी अथॉरिटी पूरा डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसी का 6 मंथ्स के अंदर वो फॉर्मल इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, उसका कॉपी वो चार्ज ऑफिसर को देगा कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दो कि एक्चुअली ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो चार्ज ऑफिसर जब इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ओके, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा किसको? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिप्रेजेंटेशन रिसीव करेगा, फिर उसका फाइनल ऑर्डर आएगा। मगर फाइनल ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। अब बोलते हो फाइनल ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसीज्योर है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो यहां पर दिया है ऑर्डर मस्ट बी इन्फॉर्म द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट कम्युनिकेट इट्स फाइनल ऑर्डर टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। और एक मजा बात है, यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, इंक्वायरी रिपोर्ट, तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, रिसीव करने का कितना दिन के अंदर वो फाइनल ऑर्डर इशू करेगा? कितना दिन के अंदर? सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव कर दिया, इसमें याद रखना है कि विद इन 3 मंथ्स ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका फाइनल ऑर्डर इशू करेगा। फाइनल ऑर्डर मींस क्या, कौन सा पेनल्टी लगा, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर को मॉडिफाई कभी भी नहीं किया जाएगा। वंस फाइनल ऑर्डर दे दिया मींस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो फाइनल है, और उसका अगेंस्ट में वो अपील, चार्ज ऑफिसर अपील कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी को जाएगा। अच्छा, हु इज द अपीलेट अथॉरिटी? अपीलेट अथॉरिटी रैंक इज हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आप अपील करो। जब जो फाइनल ऑर्डर, जब ये कॉपी मिलेगा, फाइनल ऑर्डर का कॉपी चार्ज ऑफिसर को, जब उसको रिसीव करेगा, वो 45 डेज के अंदर अपील करेगा। तो अपील के लिए मैं बताया था रूल 23 है, सीसीए रूल्स 1965। तो उसमें थोड़ा आपको बढ़िया आइडिया दे दिया। तो उसमें अभी पॉइंट को चलेंगे। ऑर्डर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स, द एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ए कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज। मैं बताया था ये इंक्वायरी रिपोर्ट, जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है, इंक्वायरी अथॉरिटी जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इंक्वायरी रिपोर्ट दे देगा, तो उसका एक कॉपी चार्ज ऑफिसर को जाएगा, और चार्ज ऑफिसर उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। मैं REP कर दिया। कितने दिन के अंदर ना? वो जब इंक्वायरी रिपोर्ट का कॉपी रिसीव करेगा, तो उसका 15 डेज के अंदर वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, क्लियर? बाकी इफ इंक्वायरी ऑफिसर इज डिफरेंट, में बताया कभी कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी होता है, मगर मेजोरिटी केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट इंक्वायरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट अनदर ऑफिसर एज इंक्वायरी अथॉरिटी। मेजोरिटी टाइम में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं होता है, तो वो अपॉइंटमेंट देता है और एक ऑफिसर को आज इंक्वायरी अथॉरिटी। तो वही है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट द इंक्वायरी अथॉरिटी, a statement of its own findings must be given, reasons must be provided if it disagrees with the inquiry report। कभी कभी क्या है, इस चीज में बता देता हूं, इसको मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सपोज यहां पर देखिए, इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट दे दिया अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, मिडिल में रिपोर्ट दे दिया। सपोज कुछ ऐसा मैटर्स है, सम मैटर्स बस सम स्टेटमेंट
जो इंक्वायरी अथॉरिटी का सम स्टेटमेंट एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री करता है कि मैं एग्री नहीं करता हूं, और वो रीजन देता है, वो डिसएग्री करता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, ठीक है, इसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं डिसएग्री करता हूं, तो वो रीजन देगा। डिसएग्रीमेंट होता है मीन डिसएग्री करता है मीन्स वो उसका रीजन देगा कि ये रीजन है। ओके, तो इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट दे देगा डीए को, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कभी कभी क्या है, वो बोलेगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, मैं इसको डिसएग्री करता हूं, इसमें मैं एग्री नहीं करता हूं, और वो रीजन भी देगा कि इसी रीजन के वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं डिसएग्री करता हूं, वो रीजन देगा। ठीक है, तो ये सब होने के बाद ही कॉपी दिया जाएगा चार्ज ऑफिसर को कि आपका रिप्रेजेंटेशन दे दो। जब चार्ज ऑफिसर कॉपी रिसीव करेगा उसमें क्लियरली मेंशन है इंक्वायरी रिपोर्ट है, और जो स्टेटमेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री किया है, कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्लियरली मेंशन किया है कि ये स्टेटमेंट दिया है इंक्वायरी अथॉरिटी, मैं इसको डिसएग्री करता हूं, और वो रीजन भी दिया है। ओके, वो कॉपी में है तो वो भी रिसीव करेगा चार्ज ऑफिसर, उसका अगेंस्ट में वो रिप्रेजेंटेशन देगा। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये हो सकता है। नेक्स्ट वन, कमीशन का एडवाइस होता है। मैं कमीशन का एडवाइस बता चुका हूं। कभी कभी क्या है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नीड द एडवाइस ऑफ द कमीशन। यदि कमीशन का एडवाइस होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और यूपीएससी कुछ एडवाइस देता है, वो भी उसका कॉपी चार्ज ऑफिसर को दिया जाएगा। यूपीएससी का, यहां पर याद रखिए, यूपीएससी का जो एडवाइस है इसका कॉपी भी चार्ज ऑफिसर को जाएगा, और जब चार्ज ऑफिसर रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर जो एडवाइस दिया है यूपीएससी, उसका अगेंस्ट में वो रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो जो यूपीएससी एडवाइस दिया है वो कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो कॉपी भेजेगा चार्ज ऑफिसर को कि यूपीएससी का एडवाइस है। जब चार्ज ऑफिसर वो कॉपी को रिसीव करेगा, जो यूपीएससी का एडवाइस है उसका अगेंस्ट में वो 15 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है, इफ एडवाइस, अच्छा कभी कभी क्या है ना, डिसिप्लिनरी जो यूपीएससी जो एडवाइस दिया है उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री कर रहा है कि ये जो एडवाइस दिया है यूपीएससी, मैं इसको डिसएग्री कर रहा हूं इसी रीजन के वजह से, वो भी उसको रीजन भी देगा, ब्रीफ रीजन। तो ये डिटेल्स होने के बाद ये सभी समय जो भी होगा वो डिटेल्स कॉपी जाएगा चार्ज ऑफिसर को। तो इन शॉर्ट में देख लीजिए, द एम्प्लॉई मस्ट बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइनल डिसीजन फाइंडिंग्स, रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इफ एनी, एंड एनी कमीशन एडवाइस विद रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट। तो इसमें आपको याद रखिए, ये जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स है, मैं ब्रीफली बता देता हूं। जैसे इंक्वायरी अथॉरिटी उसका रिपोर्ट दे देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, ठीक है, रिपोर्ट दे देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक कॉपी दे देगा, इसका रिपोर्ट का कॉपी चार्ज ऑफिसर को देगा। चार्ज ऑफिसर उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है, विदिन 15 डेज, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन रिसीव करने के बाद डीए उसका फाइनल ऑर्डर देगा। फाइनल ऑर्डर मींस फाइनल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा क्या पेनल्टी इंपोज हुआ है, और फाइनल ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी उसमें भी बहुत कुछ चीज है। सपोज इसमें इंक्वायरी अथॉरिटी डीए को रिपोर्ट दिया, मगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोल रहा है इंक्वायरी अथॉरिटी का कुछ स्टेटमेंट है वो डिसएग्री कर रहा है, और वो यदि कुछ इंक्वायरी अथॉरिटी का कुछ स्टेटमेंट को डिसएग्री किया, वो रीजन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। और यदि यूपीएससी का एडवाइस लिया जाता है और यूपीएससी कुछ एडवाइस देता है, उसका कॉपी भी भेजा जाएगा। तो पूरा सभी कॉपी भेजा जाएगा। जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने क्या किया, इंक्वायरी अथॉरिटी का जो स्टेटमेंट है वो डिसएग्री किया कि मैं इस स्टेटमेंट, जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दिया है, इस स्टेटमेंट को मैं डिसएग्री कर रहा हूं इसी रीजन के वजह से, उसका भी कॉपी जाएगा चार्ज ऑफिसर को। चार्ज ऑफिसर उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देगा। यदि यूपीएससी का एडवाइस लिया जाता है और यूपीएससी एडवाइस जो दिया उसका कॉपी भी चार्ज ऑफिसर के पास जाएगा, और जब वो कॉपी रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा। तो इट मींस each and everything actually must be disclosed to the charge officer,
पूरा होने के बाद जब रिप्रेजेंटेशन दे देगा चार्ज ऑफिसर और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन मिल गया चार्ज ऑफिसर से, तो तब वो फाइनल ऑर्डर देगा। और फाइनल ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। जो फाइनल ऑर्डर देगा वो कभी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये यहां पर खत्म नहीं हुआ है। फाइनल ऑर्डर दे दिया, जो पेनल्टी इंपोज कर दिया, तो उसका अगेंस्ट में हम अपील करेंगे। जब हम फाइनल ऑर्डर चार्ज ऑफिसर जब फाइनल ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसका 45 डेज के अंदर वो अपील करेगा, अपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा कि ये जो मेरे ऊपर चार्ज लगा है ये सही नहीं है, ठीक है। तो वो अपील करेगा अपेलेट अथॉरिटी को। तो डिटेल से इसमें जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से कुछ हाइडिंग नहीं किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, चाहे यूपीएससी एडवाइस हो, चाहे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री किया इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट को, पूरा सब कुछ डिस्क्लोज होगा चार्ज ऑफिसर को, और चार्ज ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन देगा। और पूरा रिप्रेजेंटेशन के बाद ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर देगा। में और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रिपोर्ट इंक्वायरी अथॉरिटी से जब रिपोर्ट चला जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विदिन 3 मंथ्स वो फाइनल ऑर्डर इशू करेगा। याद रखिए, विदिन 3 मंथ्स फाइनल ऑर्डर इशू करेगा, ठीक है। ये एक है। और जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यहां पर भी याद रखिए, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को पूरा टोटल रिकॉर्ड दे देगा, ओके, रिलेटेड टू द चार्जेस पूरा रिकॉर्ड हैंड ओवर करेगा, तब उसका विदिन 6 मंथ्स इंक्वायरी अथॉरिटी विदिन 6 मंथ्स रिपोर्ट सबमिट करेगा डीए को, और वो एक्सटेंड हो सकता है अनदर 6 मंथ्स मगर विद ऑथेंटिक रीजन। तो ये सब टाइमलाइन को आपको रिमेंबर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर को आपको रिमेंबर करना है। कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि यदि यूपीएससी का एडवाइस लेता है, इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर यूपीएससी एडवाइस लेता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और जो यूपीएससी एडवाइस देता है और उसका कॉपी चार्ज ऑफिसर के पास जाएगा 100% कि ये यूपीएससी एडवाइस दिया, जब चार्ज ऑफिसर वो कॉपी को रिसीव करेगा उसका 15 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा। तो और एक सवाल आपका मन में आता है कि इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इंक्वायरी रिपोर्ट दे दिया और कुछ स्टेटमेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री किया। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इंक्वायरी ऑफिसर, मैं उसको डिसएग्री कर रहा हूं इसी रीजन की वजह से, उसको भी चार्ज ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा और वो उसका अगेंस्ट में भी रिप्रेजेंटेशन देगा। मगर पूरा रिप्रेजेंटेशन होने के बाद ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका फाइनल ऑर्डर इश्यू करेगा, और वंस फाइनल ऑर्डर आता है मींस वो चेंज नहीं होगा, उसका अगेंस्ट में अपील होगा, हम अपील कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहां पर मैं वही बताया कि नोट यहां पर देख लीजिए नोट में, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्रीज विद द इंक्वायरी रिपोर्ट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अभी डिसएग्री कर रहा है इंक्वायरी रिपोर्ट को कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है मैं इसको डिसएग्री कर रहा हूं, तो वो रीजन देगा, रिकॉर्डिंग रीजंस। द डीए मस्ट रिकॉर्ड इट्स ओन रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट फॉर ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज वेयर दे डिफर फ्रॉम द आईओ मींस इंचार्ज ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। वो बोल रहा है कि इंक्वायरी ऑफिसर ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है मैं इसको डिसएग्री कर रहा हूं, और वो उसको रीजन देगा, विदाउट रीजन नहीं होगा, रीजन देगा। और सो का रिक्वायरमेंट, जब वो रीजन दे देगा उसका बिफोर पासिंग ए फाइनल ऑर्डर डीए मस्ट सेंड द फॉलोइंग टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं बताया यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कुछ स्टेटमेंट को, कि पूरा स्टेटमेंट जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है उसके ऊपर तो इंक्वायरी रिपोर्ट दिया है ना इंक्वायरी ऑफिसर, तो उसको डिसएग्री कर रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो रीजन देगा और वो रीजन देकर बोलेगा कि मैं डिसएग्री कर रहा हूं, और ये होने के बाद वो कॉपी जाएगा चार्ज ऑफिसर को और चार्ज ऑफिसर उसका अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉपी, तो क्या क्या जाएगा, ए कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट, द डीएज ओन टेंटेटिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, तो ये जाएगा चार्ज ऑफिसर को, इंक्वायरी रिपोर्ट जाएगा, और इसमें भी क्लियरली मेंशन होगा कि जो ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में ये जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है इसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं डिसएग्री कर रहा हूं रीजन के साथ, तो उसको रेस्पॉन्ड करेगा, उसका रेस्पॉन्ड करेगा चार्ज ऑफिसर विदिन 15 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं।
नेक्स्ट वन वही है कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स। तो इसमें है कि चार्ज ऑफिसर का राइट है वो रिप्रेजेंटेशन देगा। जैसे जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जब इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, जब इंक्वायरी रिपोर्ट चला जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका एक कॉपी किसको देगा? चार्ज ऑफिसर को। ओके, सीओ मीन चार्ज ऑफिसर को एक कॉपी देगा, और जब वो कॉपी रिसीव करेगा चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट का कॉपी, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा। वही द राइट टू रिप्रेजेंट में बताया। when the inquiry authority completes the report, they submit it to the disciplinary authority. Before the DA can act on that report, okay, they must send a copy of the report to the judge. So immediately disciplinary authority उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, फाइनल ऑर्डर इशू नहीं करेगा, वो कॉपी को भेजेगा चार्ज ऑफिसर को कि ये इंक्वायरी ऑफिसर का रिपोर्ट है, आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो रिप्रेजेंटेशन दे दो। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका फाइनल ऑर्डर इशू करता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी वही है, कितना दिन के अंदर वो द सीओ इज गिवन स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 15 डेज टू सबमिट ए रिटन रिप्रेजेंटेशन और सबमिशन। अब पर्पज है ना, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर का क्या रिपोर्ट है, जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा था उसके ऊपर क्या इंक्वायरी ऑफिसर का स्टेटमेंट है, तो उसमें कुछ एरर भी वो डिटेक्ट कर सकता है चार्ज ऑफिसर। यदि वो एरर डिटेक्ट करता है वो अपील करेगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, तो उसका पर्पज वही है। ठीक है, तो ये दो रूल्स को मैं डिस्कस किया, रूल 16 एंड रूल 17। क्या माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर क्या है, 5 स्टेप्स था, और जो भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करके रखेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर फ्यूचर यूज। और नेक्स्ट था कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। ओके, जो भी इंक्वायरी, चाहे इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर डिसएग्री कर रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की, कोई यूपीएससी का एडवाइस, ये जो भी है वो चार्ज ऑफिसर को डिस्क्लोज किया जाएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल ऑर्डर इशू होगा। मगर फाइनल ऑर्डर जब इशू होता है वो चेंज नहीं होगा, और यदि चार्ज ऑफिसर जो फाइनल ऑर्डर में जो भी पेनल्टी इंपोज हुआ है, यदि वो डिसएग्री करता है वो अपील करेगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही है। प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।